गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के होंगे। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के होंगे। और आज हम वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगी इस वीडियो में और फिर ये सीरीज चलेगी। इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। तो देखो बच्चों, एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 4 अंतर बताएं। एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 4 अंतर बताएं। बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। 3 मार्क्स के हिसाब से आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार की परिभाषा दें और इनकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। 5 मार्क्स का, बिल्कुल फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकाधिकार की परिभाषा दें और इनकी मुख्य विशेषताएं, इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती तथा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी, मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करें। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैंक के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें। तो बच्चों, ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ये दोनों में आ सकता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये 3 और 5 दोनों का कार्य करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जो प्रश्न है 4 हमने बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में निम्नलिखित अंतर है। देखो बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में बहुत सारे अंतर हैं। यहाँ पर जो अंतर है वो निम्नलिखित है। तो पहला जो अंतर का आधार वो क्या है, हम देखेंगे। पहला जो पॉइंट है अंतर का जो आधार है, क्रेता और विक्रेता की संख्या। तो देखो बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, बहुत से क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, मैनी सेलर एंड मैनी बायर। तो बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, यानी कि मैनी सेलर एंड मैनी बायर। और एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है। एकाधिकार में केवल एक ही विक्रेता होता है, एक का अधिकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकाधिकार, एक का अधिकार, यानी कि केवल एक विक्रेता होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो आधार है अंतर का, वो किस प्रकार से, प्रतियोगिता। इसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, क्योंकि मैनी सेलर्स होते हैं और मैनी बायर्स होते हैं, बहुत से क्रेता और बहुत सारे विक्रेता। अगर मान लीजिए कोई भी विक्रेता कीमत बढ़ा देता है तो दूसरा उसके पास चला जाएगा, इसलिए एक समान कीमत पाई जाती है। उनमें प्रतियोगिता रहती है दोनों के बीच में, क्रेता और विक्रेता के बीच में। अब जो एकाधिकार है उसमें क्रेता और विक्रेता के बीच में स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव रहता है, क्योंकि बेचने वाला केवल एक है। तो क्रेता अपनी मनमर्जी वहाँ नहीं चला सकते हैं और विक्रेता के हिसाब से ही कीमत तय की जाती है, तो कोई प्रतियोगिता यहाँ पर नहीं होती है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, वो इस प्रकार से है, उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता। देखो, उत्पत्ति के साधन यानी कि उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम है। उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, परफेक्ट मोबिलिटी इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तीसरा पॉइंट है, इसमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। ये कहाँ है, ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर है। आप देख रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है कि उत्पत्ति के जो साधन हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, उनमें पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, जबकि एकाधिकार में उत्पत्ति के साधनों में आंशिक गतिशीलता पाई जाती है या गतिशीलता रहती है। 4th पॉइंट पे हम पहुँचते हैं बच्चों, वस्तु का मूल्य। वस्तु का एक ही मूल्य रहता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में यूनिफॉर्म प्राइस, एक समान कीमत एक समान पाएगी, और एकाधिकार में मूल्य विभेद संभव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है एकाधिकार की, कि भी इसमें कीमत विभेद पाया जाता है। इसको मूल्य विभेद भी कह सकते हैं, कीमत विभेद भी कह सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें पाया जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो एकाधिकारी है वो अलग अलग ग्राहक से अलग अलग कीमत वसूल कर सकता है, वो तो उसकी मर्जी है। तो एकाधिकार में मूल्य विभेद पाया जाता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक समान कीमत पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, एकाधिकार से क्या अभिप्राय है और एकाधिकार की मुख्य विशेषताएं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखो बच्चों, ये 5 मार्क्स के हिसाब से हम करेंगे, और 5 मार्क्स का अगर आपका नहीं आता है तो 3 मार्क्स का आ जाएगा, तो आपको 3 मार्क्स के हिसाब से कर देना है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हम बड़ा क्वेश्चन तैयार करेंगे तो छोटा आएगा तो उसको भी क्लियर कर देंगे। और भी छोटा, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। देखिए, चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमने तैयार किया, चाहे 3 का आए चाहे 2 का आए, हम कोई भी आए उसी को कर सकते हैं। तो इसलिए 5 मार्क्स के हिसाब से हम इसको तैयार करेंगे। तो देखो बच्चों, एकाधिकार से क्या अभिप्राय है, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं एकाधिकार से क्या अभिप्राय है। अभी हमने एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता का अंतर कराया था, उसमें बताया था कि एकाधिकार बाजार की एक ऐसी संरचना है जिसमें एक अकेला विक्रेता होता है। एकाधिकार में जो विक्रेता होता है वो बिल्कुल अकेला होता है, और क्योंकि एक ही का अधिकार है पूरे बाजार में एक ही व्यक्ति का, एक ही फर्म का, एक ही उद्योगपति का अधिकार है। इनके उद्योग और फर्म एक ही होता है। उत्पादित वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं होता है तथा प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। ये थी एकाधिकार। देखो उदाहरण बताएंगे, भारतीय रेल। एकाधिकार का जो उदाहरण है वो है भारतीय रेल, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। एकाधिकार प्रतियोगिता के अभाव का संकेत करता है, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। अब हम कराएंगे एकाधिकार की विशेषता। एकाधिकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है? एक विक्रेता या अकेला विक्रेता। देखो, एकाधिकार में वस्तु का उत्पादन करने वाली केवल एक फर्म होती है और समस्त उद्योग इस अकेली फर्म से बनता है, यानी कि फर्म ही उद्योग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि भी फर्म ही उद्योग है। इस प्रकार एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग में कोई भेद नहीं होता। अकेली फर्म होने के कारण फर्म का वस्तु की पूर्ति और कीमत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि कीमत पर भी और वस्तु की पूर्ति पर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि जो वस्तु की पूर्ति है, पूर्तिकर्ता वो फर्म है और फर्म ही उद्योग है, और कीमत पर भी नियंत्रण होता है क्योंकि वो अकेला है। इस प्रकार एकाधिकार में क्रेताओं के पास किसी दूसरे विक्रेता से वस्तु क्रय करने का कोई विकल्प नहीं होता, यानी कि उसका कोई प्रतिस्थापन ही नहीं होता। उन्हें या तो फर्म से वस्तु खरीदनी पड़ती है अथवा उन्हें वस्तु के बिना रहना पड़ता है। यह तथ्य एकाधिकारी को बाजार पर भारी नियंत्रण प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है निकट स्थानापन्न का अभाव। जो स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट है, क्लोज जो सब्स्टिट्यूट है वो नहीं है यहाँ पर, तो निकट स्थानापन्न का अभाव है। एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की निकट की स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। कोई नज़दीक की स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है कि हम उसको उसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि बाजार में वस्तु की निकट स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं तो यह एक से अधिक फर्म होने का संकेत है और इसलिए यह एकाधिकार नहीं है। एकाधिकारी फर्म का बाजार पर पूरा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए यह मान लिया जाता है कि वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तुएं नहीं हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने बताया एक ही विक्रेता होता है, दूसरा बताया निकट स्थानापन्न का अभाव। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे कर लें। और बच्चों, मैं एक और आपको बात बताऊंगी कि आपने जब भी पॉइंट लिखोगे तो वहाँ पर 2 बार अंडरलाइन कर दें। अपना स्केल और पेंसिल साथ लेकर जाएं, बिल्कुल स्केल का यूज करना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तीसरा पॉइंट है प्रवेश में रुकावट। देखो, नो एंट्री ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म है उनके दूसरी जो फर्मों के प्रवेश पर रुकावट है, बाधा है। वो कैसे? देखिएगा, जब एक फर्म है, एक का अधिकार है तो दूसरी फर्में नहीं आ सकती। अगर दूसरी फर्में आ जाएंगी तो जो एकाधिकार वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रवेश में रुकावट, इसको भी आप 2 बार अंडरलाइन इस प्रकार से कर दी।
एकाधिकार तभी हो सकता है जब एक नई फर्म के प्रवेश में बाहरी रुकावटें होती हैं। वास्तव में एक बार एक एकाधिकारी फर्म वस्तु का उत्पादन प्रारंभ कर देती है तो कोई अन्य फर्म उसका उत्पादन नहीं कर सकती। इसका एक कारण यह है कि एकाधिकारी फर्म किसी नई फर्म से जो बाहर से प्रवेश करने का विचार रखती है कम लागत पर वस्तु का उत्पादन करने की योग्यता रखती है। यदि एक नई फर्म जो यह जानती है कि वह एकाधिकारी से कम लागत पर वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती तो वह फर्म प्रतियोगिता में हारने के डर से बाजार में कभी प्रवेश नहीं करेगी। तो यहाँ पर यह क्लियर हो गया है कि प्रवेश में रुकावट होती है। इसी प्रकार एक एकाधिकारी फर्म जो दीर्घकाल से कार्य कर रही है, अपने ग्राहकों में ख्याति प्राप्त कर चुकी है, वो फेमस हो चुकी है और लोग उसी के पास जाएंगे और इसका अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में अच्छी स्थिति में होती है। नेक्स्ट है, एक नई फर्म को इसे प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा, इसलिए वह बाजार में प्रवेश करने में रुचि नहीं रखती। नेक्स्ट है कीमत निर्धारक। कीमत निर्धारक अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी का वस्तु की कीमत निर्धारण पर पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि कीमत वही उद्योग है, वही फर्म है, तो कीमत तो उसी को तय करनी है, तो पूरा नियंत्रण है। दूसरी ओर यदि बाजार में क्रेताओं की बड़ी संख्या है तो कोई अकेला क्रेता कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकता। वो ये नहीं कह सकता कि कम कीमत लगाएं, क्योंकि उसको लेनी पड़ेगी वो वस्तु, क्योंकि उसकी मजबूरी है, एक ही विक्रेता है। इस प्रकार यह एक विक्रेता का बाजार है, इसलिए एकाधिकारी फर्म कीमत निर्धारक भी है। नेक्स्ट है कीमत विभेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये विशेषता, क्योंकि कीमत विभेद, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि भी कीमत विभेद किस बाजार की विशेषता है। तो आपको बताना है जो कीमत विभेद है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, वो एकाधिकार बाजार की विशेषता है। तो देखिएगा, कीमत विभेद अकेला विक्रेता अन्य फर्मों का प्रवेश न होने तथा बाजार पर काफ़ी नियंत्रण रखने के कारण एकाधिकारी कीमत विभेद की नीति का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर वह कीमत विभेद की नीति का उपयोग कर सकता है। इसका अर्थ है कि एकाधिकारी उस वस्तु की विभिन्न मात्राएं एक ग्राहक को भिन्न कीमत पर अथवा वही मात्रा दूसरे ग्राहक को या भिन्न ग्राहक को अपने ग्राहकों के रहन सहन के स्तर को देखकर विभिन्न कीमत पर बेच सकता है। देखिएगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक डॉक्टर है और वो जो डॉक्टर है एक ही है पूरे बाज़ार में, पूरे शहर में एक ही डॉक्टर है, और वो गरीब जो ग्राहक, अगर गरीब जो पेशेंट उसके पास जाता है तो उसे वो कम फीस वसूल करेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। और एक रिच आदमी वहाँ पर जाता है दवाई लेने के लिए तो उसे ज़्यादा फीस वसूल कर सकता है। तो ये कीमत विभेद का उदाहरण है। नेक्स्ट है मांग वक्र का आकार। ये 6ठा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाधिकार की विशेषताएं। तो देखो, मांग वक्र का आकार कैसा होता है, क्योंकि एकाधिकारी का बाजार पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए वह कीमत कम करके अधिक बिक्री कर सकता है। इससे मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है। बाजार में फर्म को प्रतियोगिता के अभाव में उसका मांग वक्र बेलोचदार होता है। देखिए चित्र, अब हम आपको इसको चित्र के द्वारा दिखाएंगे। ये देखो, ये एकाधिकारी का मांग वक्र है। यहाँ पर इसको दोबारा से भी आपके सामने बना सकते हैं, कैसे बनाना आप देख लें। तो ये देखिएगा, ये AR भी हम इसको कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू। एकाधिकारी का मांग वक्र यानी कि D यही है, ये D कर्व है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मांगी गई मात्रा इधर लिखनी है, इधर कीमत लिखनी है, इधर प्राइस लिखनी है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड आपने लिखनी है। ये बहुत ज़रूरी है लिखनी, क्योंकि जो बच्चे साइड में नहीं लिखते हैं तो उनके मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए आपने बिल्कुल ध्यान से। और एकाधिकारी में जो MR कर्व जो है वो इसके आधे में इस प्रकार से MR कर्व बनता है। तो देखेंगे बच्चों, ये हमने 1 सेकेंड यहाँ से इसको थोड़ा सा रब करेंगे। हाँ,
तो ये हमने आपको क्लियर कराया कि किस प्रकार से हमने डायग्राम को बनाना है। तो ये आपने देखा कि ये एकाधिकारी का जो डायग्राम है, मैं इसको दोबारा से आपको बना देती हूँ और आपने बिल्कुल ऐसे ही अपने एग्ज़ाम में बनाना है। बहुत आसान है। और तो अब आप यहाँ देखेंगे, मैं पेन ले लेती हूँ यहाँ पर। तो देखें बच्चे कि किस प्रकार से ये देखिएगा, ये एकाधिकारी में मांग वक्र है। इसको आप AR भी कह सकते हैं। और इसके आधे में यहाँ निशान लगाएंगे और बीच में से कट कर देंगे। इसमें आधे में इस एक लाइन खींचनी है ये, और जैसे इसमें हम खींच देते हैं ये MR हो जाता है, ये AR हो जाता है। तो ये कम लोचदार होता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बच्चों। पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या बताया कि यहाँ पर इसके 6 विशेषताएं बताई हैं एकाधिकार की, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की पेपर में। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से याद करके समझ कर जाएं और एग्जाम में जाते ही इसको कंप्लीट अटेम्प्ट कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का है। तो अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर है, तो देखेंगे। पहले हम करेंगे अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। अंतिम वस्तुएं, इन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि कच्चे माल के रूप में जो वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं वो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। ये उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं। जो अंतिम वस्तुएं हैं उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं। तीसरा पॉइंट है, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है। लास्ट बिक्री होती है, अंतिम वस्तुएं इसलिए कहलाती हैं। और इन वस्तुओं के मूल्य में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सुंदर लिखी गई है। तो आप ये 4 के 4 पॉइंट बच्चों बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। 5वां पॉइंट है, इन वस्तुओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती वस्तुएं। देखो मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं। इन्हें कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये उत्पादन सीमा रेखा को पार नहीं कर चुकी होती हैं। इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है। इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जाती है। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब आप सोच रहे हो कि ये उत्पादन परिसीमा क्या होती है। मैं इसको आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। उत्पादन परिसीमा की बात कर रहे हैं हम। उत्पादन परिसीमा, प्रोडक्शन बाउंड्री इसको हम बोलते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री या उत्पादन परिसीमा आप इसको कह सकते हैं। तो बच्चों ये प्रोडक्शन बाउंड्री है। इसके अंदर उत्पादन के 4 साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और कच्चा माल इसके अंदर होता है, यानी कि और जैसे ही उत्पादन के 4 साधनों की सहायता से उत्पादन होता है, और वो जो इसके अंदर होता है तो उसमें कच्चा माल होता है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। लेकिन जैसे तैयार माल बाहर आ जाता है तो वो अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। इस बाउंड्री से बाहर आएगा तो क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तुएं। और अंदर है तो वो क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अंतिम वस्तुएं हैं ये बाउंड्री से बाहर होती हैं अंतिम वस्तुएं, और बाउंड्री के अंदर जो होती है मध्यवर्ती वस्तुएं होती है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, और केंद्रीय बैंक की विशेषताएं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा संभावना 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की, और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने इसको हर हाल में बहुत अच्छे से तैयार करना है। केंद्रीय बैंक क्या है। देखो बच्चों जो केंद्रीय बैंक है ना, उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में। और ये सर्वोच्च बैंक है, देश का शीर्ष बैंक है, ये सर्वोच्च बैंक है, ये एक वित्तीय संस्था है, और जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उनके ऊपर इसका नियंत्रण होता है। तो देखो प्रत्येक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय बैंक। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें ध्यान देंगे सभी बच्चे। यह देश के बैंकिंग तथा वित्तीय संरचना एक उच्च संस्थान है। वित्तीय संरचना का एक उच्च संस्थान है या एक उच्च संस्था है। बैंकिंग और वित्तीय संरचना का एक उच्च संस्थान है। यह अर्थशास्त्र की बैंकिंग तथा वित्तीय संरचना को नियंत्रित
यहाँ पर नियंत्रित आएगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ध्यान ना दें बच्चों, इसको हमने समझने की कोशिश करनी है। नियंत्रित, नियमित, निरीक्षण और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी बच्चों, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ये देखिएगा, इसकी स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। अब आप सोच रहे हो कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है? सरकार अपनी देखरेख में, सरकार की देखरेख में उसका नेशनलाइजेशन हो जाता है, ताकि कोई भी बैंक अपनी मनमानी ना करे, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण हो गया। सरकार की देखरेख में वो बैंक कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बच्चों नेक्स्ट अब हम बताएंगे इसके कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में हर हाल में आएंगे आपके। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो केंद्रीय बैंक से नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण है। उसका क्या कारण है, अभी हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो देखो बच्चों, केंद्रीय बैंक के कार्य, सबसे पहला जो कार्य है वो इस प्रकार से है, यह करेंसी नोट जारी करता है। देखो बच्चों, नोट जारी करने का अधिकार केवल एक बैंक को है। नोट जारी करने का जो अधिकार है केवल एक बैंक को है, वो है आरबीआई को, केंद्रीय बैंक को। देखो केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश में एक होता है, और भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंक है। दूसरे देशों में जो बैंक है, प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश के केंद्रीय बैंक का नाम है आरबीआई। तो करेंसी नोट जारी करता है। नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है वो आरबीआई को होता है। ये सरकार के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है, ये सरकार का बैंक है। देखो पहला पॉइंट आप लिखोगे, नोट जारी, करेंसी जारी करने का, यानी कि नोट जारी करना या नोट जारी करने का अधिकार। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, सरकार का बैंक, सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय बैंक, बैंकों के बैंक। तीसरा पॉइंट हमारा है बैंकों का बैंक है। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं सब केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं, तो बैंकों का बैंक के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय रिजर्व के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है। देखो बच्चों, जो विदेशी विनिमय होती है, जो विदेशी करेंसी होती हैं, विदेशी विनिमय क्या होता है, पहले तो हम आपको यही क्लियर करेंगे कि विदेशी विनिमय क्या है। देखो, अपने देश की मुद्रा के अलावा दूसरे देशों की जो मुद्राएं होती हैं वो हमारे लिए विदेशी विनिमय है। यानी कि हम विदेशों में लेन देन कर सकते हैं उसकी वजह से, मतलब उनके द्वारा। देखिएगा, मैं एग्जांपल देके बताती हूँ उनकी सहायता से। जैसे मान लीजिए हम इंग्लैंड गए, हमने इंग्लैंड में गए तो वहाँ की करेंसी है पाउंड। अब हमारे पास पाउंड स्टर्लिंग होनी चाहिए, तो हमारे लिए वो जो पाउंड है, भारतीयों के लिए वो पाउंड जो है विदेशी विनिमय है। अब आप जाते हो यूएसए में अगर आप जाते हैं तो हमें चाहिए डॉलर। यूएसए में हमें डॉलर चाहिए, तो विदेशी विनिमय क्या हुआ? डॉलर है। ठीक है। तो इस प्रकार से जहाँ भी, जिस भी कंट्री में आप जाते हो, तो जैसे फ्रांस जाते हो तो वहाँ के लिए फ्रैंक चाहिए, यूरोपियन कंट्री में आपको यूरो चाहिए। तो देखो, ये जो क्या है, ये विदेशी विनिमय है। और जो आरबीआई जो होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का, वो उनकी रक्षा करता है, उनको सुरक्षित रखता है। विदेशी विनिमय के भंडार हमारे आरबीआई के पास होते हैं और उनका अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये चौथा कार्य था। पांचवा, यह ऋण नियंत्रित करता है। देखो बच्चों, अंतिम ऋणदाता है ये जो केंद्रीय बैंक है, अंतिम ऋणदाता है और ऋण को नियंत्रित करता है। जो देखो, ये क्या करता है कि बैंक दर पर दूसरे व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। अब बैंक दर क्या होती है? जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक दूसरे व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर को कम और ज़्यादा करके ये साख का नियंत्रण करता है, अधिमांग और अभावी मांग को नियंत्रित करता है। तो ये ऋणदाता भी है, अंतिम ऋणदाता। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। छठा पॉइंट है, यह विकासशील तथा पदोन्नति के रूप में भी कार्य करता है। देखो बच्चों, विकासशील तथा पदोन्नति के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि भारत का क्या करता है, ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। जो आरबीआई का जो गवर्नर है, वो बड़ी बड़ी जो मीटिंग होती हैं अनेक देशों की, उनमें भाग लेता है। आरबीआई ये क्या बोलते हैं,
क्या है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक है, IMF है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF की जो मीटिंग होती हैं और उनमें भी ये भाग लेते हैं, तो देश की तरक्की में भी इनका पूरा योगदान होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो 2 क्वेश्चन इसमें हमने बताया कि ये 5-5 नंबर के आ सकते हैं, 3 के भी आ सकते हैं, और 3 क्वेश्चन हमारे 3-3 नंबर के थे। तो ये 4 क्वेश्चन थे, सॉरी 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन हमने 3 नंबर के कराए और 2 क्वेश्चन हमने 5-5 नंबर के कराए। तो उम्मीद करूँगी डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक करेंगे, और इस वीडियो में थे क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। अब हमारी ये सीरीज ही चलेगी। ओके, थैंक यू।